E3 AWACS जो था ना, ये एक ही खत्म हुआ था और ये अकेला 2552 करोड़ रुपए का था, जो बहुत शानदार तरीके से ईरान ने एक झटके में खत्म किया था। अच्छा, इसके एक और कहानी है। MQ-4C टेट्राइन ड्रोन जो होता है, वो जो 2269 करोड़ का एक खर्च हुआ था, ये एक तबाह किया 2200 करोड़ रुपए का खर्चा, यानी कि लगभग मिलाकर के 71,000 करोड़ रुपए इनके ऐसे लग गए। अमेरिकियों को 40% महंगा पेट्रोल मिल रहा है। और दोस्तों, इसमें अगर एक चीज और बताऊं, तो अमेरिका ने जितनी भी तैनाती करी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और देखने को मिली। ईरान बड़ा शानदार स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला करता था। वो बड़ी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया, आउटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों का इस्तेमाल उसने किया ही नहीं। इसने क्या किया, 33 लाख का साहेद नाम का एक ड्रोन इस्तेमाल किया और इसको दे मारा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर। यहां से जो ये सारा सिस्टम क्या है, ये थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम की तरह मान सकते हैं आप। जैसे भारत के पास S-400 है, वैसे इसका थार्ड वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो थार्ड जो है उस इंटरसेप्टर है, इसमें एक फायर होगा 35 करोड़ का पड़ेगा, एक मिसाइल निकलेगी। वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से एक फायर होगा 120 करोड़ रुपए का पड़ता है। ड्रोन, एक साहेद नाम का ड्रोन लिया ईरान ने, उस ड्रोन को उड़ाया। इसको रोकने के लिए, इसका तो 33 लाख ही खर्च हुआ ईरान का, तो इसको रोकने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अमेरिका को। यानी इतनी महंगी जंग पड़ी इनको। कुल मिलाकर जंग के बारे में अगर कहा जाए, तो अमेरिका ने शुरुआत तो कर दी। उसको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना कुछ लपेटने के चक्कर में बैठा है। उसने शुरुआत तो कर दी कि भैया हम इतने सरपंच हैं, हम तुमको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकियां तो दे डाली, शुरुआत हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, डम्मी बना बना के खड़े कर दिए। ऊपर से देख रहा, अच्छा ये है, ले मार भाई, मिसाइलें मार रहा है, मिसाइलें जाके डम्मी प्रोजेक्ट पे जाके लग रही हैं। इतना खतरनाक गेम खेला कि चकरा गए। अब भाई साहब को लगने लगा कि यार मैं तो ट्रंप हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा। कुछ दिन तक तो उछल कूद की, इसके बाद में समझ में आया कि बहुत खर्चा हो गया भाई लोग, तो क्या किया जाए। तो कैसे भी करके इसको चुपचाप निकलने के लिए कोशिश की जाए। अब चुपचाप अगर ऐसे कह दे भैया हमने हाथ खड़े कर दिए, हम बंद कर रहे हैं, तब बेइज्जती का सवाल है। तब अमेरिका ने क्या करा, कतर को आगे किया, पाकिस्तान को आगे किया, इनको आगे करके कहा कि भैया कैसे भी करके जंग रुकवा दो। वो रुकवाने के लिए तो आपको पता ही है, पहले भारतीय लगे हुए थे, अब पाकिस्तान लगा हुआ है। जंग रुकवा दी भैया, चलो कोई बात नहीं, रुक गई तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज थी, अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल जो है बहुत बड़े क्षमता के साथ में आगे बढ़ा है। 40% महंगा मिल रहा है। केवल भारतीयों को ही नहीं है, अमेरिकियों के लिए भी बुरा हाल है। अमेरिका भी कह रहा भैया कहां फंसा दिया इस जंग में। गैसोलीन गैलन राष्ट्रीय औसत की अगर आप बात करें तो $2 था, $2.96, यहां से निकल के $4.04 तक पहुंच गया। 16 जून की रिपोर्ट और 26 फरवरी की, जब युद्ध शुरू हुआ उस समय की, दोनों में पर्याप्त अंतर है। एक हफ्ते के अंदर ही पेट्रोल के दाम वहां बढ़ने शुरू हो गए थे। ऐसे ही डीजल की कीमत भी प्रति गैलन $3.8 थी, वहां पे बढ़कर के $5.2 प्रति गैलन हो गई, यानी 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 28 फरवरी को कुवैत ने गलती से अफ्रीका के F-15 फाइटर जेट पर हमला किया था। इसके जस्ट बाद में 2 मौतें यहां पे हो गई थी। 1 मार्च को कुवैत के बंदरगाह के ऊपर हमला किया अमेरिकी बेस पर, ईरान का ड्रोन अटैक हुआ, 6 अमेरिकी मौत हुई। इसके बाद 8 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला हुआ, वहां पे भी एक मौत हुई अमेरिकी सैनिक की। ऐसे ही 12 मार्च को इराक के KC 135 रिफ्यूलिंग टैंकर क्रैश हुआ था, जो हवा में रिफ्यूलिंग करते हैं, वो क्रैश हुआ था, उसमें भी 6 मौतें हुई थी। ऐसे करके कई सारे सैनिकों की मौतें हुई। लेकिन अब कुल मिला के एक सवाल खड़ा होता है, इस जंग से हासिल क्या हुआ। इस जंग से हासिल हुआ दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश कि भैया खुद के दम पर उछलना शुरू करो, दूसरों के दम पर मत उछलो। इस पूरे सिनेरियो में आपको कुछ चीजें बहुत समझने की जरूरत है। इस पूरे सिनेरियो में कई सारी चीजें सामने आती हैं। इस जंग के बीच में भारत ने अपने 3 सिपाही भी खोए हैं, सिपाही कहेंगे, भारत के नाविक थे, और अमेरिका ने मिसाइल मारी। भारत की कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं रही। भारत ने इतना आसानी से कहा कि भैया हम निंदा करते हैं, और इतनी निंदा बस। ट्रंप के साथ में फ्रांस के सम्मेलन में बैठे हैं, उसका जिक्र कर दिया तो मीडिया उछाल उछाल के बोल रही है भैया निंदा कर दी। अरे भाई, निंदा मंत्री तो हमारे यहां वैसे ही रहे। मारियो रूबिको के साथ में चर्चा कर ली, उसको भी एक मीडिया ने कहा भैया चर्चा कर। अरे चर्चा से क्या हो गया, तुमने कोई भी जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं उसको बंद किया? नहीं किया। आपके पास में कई सारे ऑप्शंस थे श्रीमान जी। क्या ऑप्शंस थे? आप चाहते तो जंग के बीच में ऐसा भी साबित कर सकते थे कि भैया हमारे नाविकों की, हमारे नागरिकों की जान बहुत कीमती है, हम 56 इंच का सीना केवल
डिस्प्ले पे नहीं दिखाते, हम 56 इंच का सीना वास्तव में भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो भारत जो कल तक अपने आप को एक बब्बर शेर की तरह पेश करता था, अचानक इतना शांत क्यों है? कोई तो कारण रहा होगा। क्या कारण पे चर्चा किसी दिन फिर कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी थी कि भारत ने इतना ठंडा रिएक्शन क्यों दिया। भारत चाहता तो ये कह सकता था कि भैया जो फ्री ट्रेड डील होने वाली है, उस डील को हम कुछ टाइम के लिए डिले करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि भारत डील के 1 महीने दूर है, डील के पास में ही है। ये भी कह सकते थे कि हम इस पे विचार करेंगे, भले कैंसिल ना करते भाई, इतना तो कह ही सकते थे हम विचार करेंगे। आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हम एशिया महाद्वीप के अंदर जितनी गतिविधियां हैं उनके अंदर हम अमेरिका के साथ में जॉइंट में नहीं बैठेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बायोलैटरल टॉक्स नहीं करेंगे, हम डायलॉग्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाजार को बंद कर देते, बाजार तो नहीं बंद हो सकता था, लेकिन हाँ, बाजार बहुत बड़ा है भारत का। आपकी जरूरत दुनिया को है, दुनिया की जरूरत आप हो, दुनिया की जरूरत आप हो। आपको दुनिया की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उनकी जरूरत है। आप बड़ा बाजार हो, आपके पास सबसे अच्छी आबादी है, युवा आबादी है, लेकिन फिर भी आप इसको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यहां इंपॉर्टेंट यह भी था कि आप चाहते तो कड़ा विरोध दर्ज कराने की बजाय कुछ प्रतिबंध आप भी लगा सकते थे। लेकिन हम अमेरिका पे इतने निर्भर क्यों हैं? इस निर्भरता को कम कैसे कर सकते हैं? हमारा आईटी सेक्टर मरा हुआ है। आप जितने भी टेक और आईटी के जो देख रहे हैं ना, इतने सक्षम नहीं हैं। बहुत जरूरत है कि टेक को हाई लेवल पे लाया जाए, आईटी सेक्टर को मजबूत किया जाए, और भारत के अंदर हैकर्स की पूरी फौज है, उसको लीगलाइज किया जाए। भारत के पास बहुत अच्छा ब्रेन है, उसको लीगलाइज करिए ना आप। हैकर्स को पकड़ के जेल में डालने के बजाय उसका इस्तेमाल करिए आप। चाइना कर रहा है। चाइना के पास कितना प्रतिशत पैसा ऐसे ही दूसरे देशों से आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप दूसरे देशों में डाके डलवाइए हैकर से, लेकिन इसके माइंड का कुछ तो इसे इस्तेमाल करिए आप। ये ब्रेन ड्रेन होने से रोकिए। आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आईटी सेक्टर्स में नए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं कि थोड़ी खरीद आसान हो। आप चाहें तो इस देश के अंदर करप्शन को रोक सकते हैं। जब तक करप्शन नहीं रोकेगा, बाहरी आवरण कितना भी मजबूत कर लो, अंदर से खोखला होता चला जाएगा। अंदर के कीड़े हैं, बाहर के अच्छे दिख रहे हैं, वाला फायदा क्या है? अंदर से सड़ा हुआ इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता है। आप चाहें तो इस चीज को सुधार कर सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक, डीएम से लेकर पीएम तक के बीच में जो श्रृंखला है, उसमें कोई निगरानी का सिस्टम ही नहीं है। सरकारी स्तर पर एक फाइल दौड़ती है और ऊपर तक पहुंच के वापस आ जाती है। इस बीच में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता है। भारत का सिस्टम इतना सड़ चुका है, इसको रीजनरेट करने की जरूरत है सर जी। और इतना करते करते बहुत समय निकल जाएगा। आप जब तक अपनी कोशिशें नहीं करेंगे, अमेरिका आपको ऐसे ही दबोचता रहेगा, चाइना आप पे दोष दिखाता रहेगा, आप रसिया के सहारे बैठे रहेंगे, आप इजराइल से हथियारों के दम पे बैठे रहेंगे। आपका जीवन ऐसे ही गुजरेगा अगर आप इन चीजों को रीजनरेट नहीं करते हैं, इससे कोई सीख नहीं लेते हैं। अब भारत की इसमें कुछ खामियां तो चलो आपने देख ली, भारत की कुछ मजबूरियां भी हैं। एक ऐसे बाप की तरह मजबूरियां हैं जिसका नालायक बेटे हो, हम जनता उनके नालायक बेटे की तरह हैं। यहाँ बाप से मतलब पूरे भारत से है, किसी एक इंसान से या प्रधानमंत्री से नहीं है। जरूरत है हमें इस समय खुद को प्रमोट करने की। कैसे? जरूरत है हमें इस समय खुद को समझने की। भारतीय होने के नाते जहां जरूरत आपको साइकिल की है, वहां बाइक का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। राजनीति अपने स्तर पे होनी चाहिए। राजनीति वैश्विक लेवल पे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हो रही हो तो भारत के हित में होनी चाहिए आपकी। जहां जरूरत लगे कि भारत का हित है, वहां पे सब दलों को भूल करके आगे आने की जरूरत होती है। जहां जरूरत लगे कि आप अपने देश के काम आ सकते हैं, वहां व्यक्तिगत हित को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जहां आप साइकिल पे चल सकते हैं, वहां बाइक लेकर के या कार लेके निकलना बंद करेंगे, पेट्रोलियम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जहां आप सोने की खरीद के ऊपर ये कह रहे हैं, अरे बाकी टाइम पे सोना खरीद ही रहे थे क्या, इतना चिल्लाहट क्यों थी? एक प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि भैया सोना कम खरीदें, ना खरीदें, क्योंकि इससे आपका पैसा विदेश जा रहा है। यह बात भी सही है। डॉलर के मुकाबले भारत की जो करेंसी है वो कमजोर पड़ रही है, दिनों दिन कमजोर पड़ रही है, और ये क्रूड ऑयल की वजह से भी हो रहा है। जब आपसे यह कहा जा रहा है कि जरूरतों के सीमित करिए, जरूरतों को सीमित करिए, इतना ही कहा जा रहा है। महंगाई कब बढ़ती है? जब आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल करते हो। जब इस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे तो आपका ही जीवन स्तर सुधरेगा, देश के ही हालात सामान्य होंगे। लेकिन सरकारों को भी इस पे सोचने की जरूरत है, सरकारी सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। केवल वैकल्पिक रूप से कठपुतलियों के रूप में सीएम बैठाने से देश का सुधार नहीं होगा साहब।
केवल इतना कह देने से कि आप ये सब चीजें कर लो, टीवी पे रात को 8 बजे आके लाइव टेलीकास्ट कर देने से सुधार नहीं होगा साहब। एक निगरानी तंत्र बनाइए प्रधानमंत्री जी, जिसके अंदर पीएम से लेकर डीएम तक जितने भी श्रृंखला के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी आईपीएस हैं, आईएएस हैं, इनका एक टेस्ट करना शुरू करिए ना। हर हर साल टेस्ट करिए। संपत्ति, एक ही सवाल पूछिए, संपत्ति कितनी बड़ी है? क्या तुम्हारी संपत्ति बड़ी है? नहीं, लाई डिटेक्टर टेस्ट में सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी संपत्ति बड़ी है कि नहीं बड़ी है, वो बोल देंगे बड़ी है। लेकिन इतना नहीं किया जा सकता है, करप्शन नहीं मिटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मलाईदार पोस्टिंग अगर किसी डीएम या किसी भी आईएएस की या आईपीएस की दी जाती है, तो उसके बदले में गृह विभाग या फिर सीएम तक के पैसे पहुंचते हैं। कई कई खोखों से डीलिंग होती है। अपने ही राज्यों की बात करें, अपने ही राज्यों में बॉर्डर पे अगर एरिया लगते हैं या फिर आसपास में कोई ऐसा सर्किल लगता है जहाँ पे ड्रग्स की तस्करी हो सकती है या फिर अदर कुछ मतलब शराब की तस्करी हो सकती है, ऐसी जगहों पे अगर जहाँ पे भी जिले लगते हैं, वहाँ के जो जिला स्तर पे बैठने वाला अधिकारी होता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उनकी पोस्टिंग भी करोड़ों रुपए लेकर के होती है। नॉर्मल उनको नहीं दिया जाता है। इनकी पोस्टिंग से पहले पूछा जाता है, रेट तय होते हैं। और ये पहली बार या कोई चौंकाने वाला तथ्य सामने नहीं लाया जा रहा, वर्षों से होता आ रहा है। जब तक इन सब चीजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही चलती रहेगी। जरूरी है हम भारतीयों के लिए कि हम समय पे सुधार करें। हम तो इसी उम्मीद के साथ में आपसे विदा लेते हैं। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, क्या लगता है, अमेरिका की दादागिरी ऐसे ही जारी रहेगी या कुछ सुधार होगा? प्रश्न आपके पास में है, उत्तर आपको देना है। जय हिंद, जय भारत।